हेलो दोस्तों, आज हम पंचायत सीजन 3 की स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे। सीजन 3 के एपिसोड 1 की शुरुआत अभिषेक त्रिपाठी उर्फ सचिव जी और उनके दोस्त से होती है, जहां सचिव जी काफ़ी दुखी प्रतीत होते हैं क्योंकि उनका फुलेरा गांव से नए गांव भयपुरा के लिए ट्रांसफ़र हो चुका होता है। जिस पर उनका दोस्त उन्हें समझाते हुए कहता है कि आगे के लिए फोकस करो क्योंकि अगले 3 महीने में तुम्हारा एग्ज़ाम है। क्या रखा है इस सचिव की जॉब में। एंड फिर सीन फुलेरा शिफ्ट होता है, जहां नए सचिव ज्वाइन करने के लिए ग्राम पंचायत ऑफिस फुलेरा पहुंचते हैं। फुलेरा का ग्राम पंचायत ऑफिस वैसा ही होता है, बस केवल उसके सामने शहीद राहुल पांडे केंद्रीय पुस्तकालय बन चुका था। नए सचिव वहां पहुंचकर देखते हैं कि ऑफिस पर ताला लटका हुआ है और उनके स्वागत के लिए भी कोई नहीं आया है। जिसके बाद सचिव जी ऑफिस की दीवार पर लिखे प्रधान जी और सहायक विकास शुक्ला का नंबर बारी बारी से डायल करते हैं, जो कॉल तो रिसीव करती हैं लेकिन नए सचिव का नाम सुनते ही फ़ोन काट देते हैं, जैसे कि उन्हें इस नए सचिव में कोई इंटरेस्ट न हो। ज्वाइनिंग के दिन ऐसा व्यवहार होने से नए सचिव एकदम चौंक जाते हैं। एंड फिर सीन प्रधान जी के घर का होता है, जहां प्रधान जी दीवार पर पानी मारते उनकी पत्नी मंजू देवी और उनकी बेटी रिंकी नाश्ता करते हुए नजर आती हैं। फिर वहां विकास की एंट्री होती है, जिससे प्रधान जी कहते हैं कि ऑफिस जाकर दूर से देखना कि नया सचिव क्या कर रहा है। जिस पर उनकी पत्नी प्रधान जी से कहती हैं कि क्यों नहीं नए सचिव को ज्वाइन कर लेने देते हो। जिस पर प्रधान जी कहते हैं कि अगर एक बार नए सचिव ने ज्वाइन कर लिया तो पुराने सचिव का वापस लौटना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मंजू देवी को डर होता है कि इन सब के चक्कर में कहीं उनकी प्रधानी खतरे में न आ जाए। एंड फिर सीन एक चाय की दुकान का होता है, जहां विनोद और भूषण उर्फ बनराकस पुराने सचिव का विधायक जी के द्वारा करवाए गए ट्रांसफर पर मजा लेते दिखाए जाते हैं। तभी वहां नए सचिव पहुंचकर भूषण से कहते हैं कि मैं यहाँ का नया सचिव हूँ, और वे भूषण से पूछते हैं कि आखिर यहाँ क्या बकचोदी चल रहा है। न कोई फ़ोन उठा रहा है और तो और ऑफिस पर ताला भी लटका हुआ है। मुझे 7 बजे शाम तक हर हालत में ज्वाइन करना है। जिस पर भूषण नए सचिव से बताता है कि पिछले सचिव प्रधान जी के ज़्यादा करीब हो गए थे, लेकिन विधायक जी द्वारा उनका ट्रांसफ़र करवा दिया गया, जिससे प्रधान जी नहीं चाहते हैं कि यहाँ कोई नया सचिव ज्वाइन करे, इसीलिए वो गुस्सा दिखा रहे हैं। तब विनोद कहता है कि प्रधान जी बड़े आदमी हैं, वो तो गुस्सा करेंगे ही। इस पर नया सचिव कहता है कि हम भी कोई छोटे आदमी नहीं हैं, विधायक जी का हाथ है मेरे सर पर। तभी कुछ दूरी पर विकास आता है और देखना चाहता है कि आखिर नया सचिव कहाँ है और क्या कर रहा है। लेकिन नया सचिव विकास को देख लेता है और भूषण भी उसे बता देता है कि यही सहायक है। फिर नया सचिव विकास को अपने पास बुलाता है और कहता है कि फ़ोन क्यों काटे, तुम्हें सीनियर से बात करने का तरीका नहीं मालूम है। एक फ़ोन में कारण बताओ नोटिस देकर तुम्हें सस्पेंड करवा देंगे, और ऑफिस का चाबी मांगने लगता है। जिस पर विकास कहता है कि हमको नहीं पता है और चुपचाप बाइक स्टार्ट करके वहाँ से निकल लेता है। जिस पर नया सचिव खूब चीखता चिल्लाता है और कहता है कि अब मैं ताला तोड़कर ही ज्वाइन करूँगा। जिस पर वहाँ खड़ा भूषण सचिव जी के लिए हथौड़े का इंतजाम विनोद से करवा देता और कहता है कि तोड़िए आप ताला और करिए ज्वाइनिंग। फिर विनोद और भूषण दूर खड़ा होकर तमाशा देखने लगते हैं। दूसरी तरफ विकास प्रधान जी के पास आकर सारा माजरा समझाता है, जिस पर प्रधान जी उससे कहते हैं कि तुम नए सचिव का सामना प्रहलाद से करवाओ, तब उसका होश ठिकाने आएगा। तब विकास बताता है कि जब से प्रहलाद का बेटा राहुल शहीद हुआ है, तब से उनकी दुनिया ही उजड़ गई है और वो इस गम को मिटाने के लिए हमेशा शराब के नशे में डूबे रहते हैं। लेकिन फिर भी विकास उनके पास खाना लेकर जाता है, क्योंकि प्रहलाद के बेटे के मरने के बाद विकास ही उनके खाने का इंतजाम करता है। जहां प्रहलाद खेतों में जमीन पर सोया रहता है, लेकिन विकास का चेहरा उतरा देखकर प्रहलाद समझ जाता है कि कुछ तो मैटर हुआ है। और फिर प्रहलाद के काफ़ी पूछने पर विकास प्रहलाद को नए सचिव के बारे में सब कुछ बताता है। फिर क्या प्रहलाद तुरंत खाना और खटिया लेकर पंचायत ऑफिस पहुंच जाता है, जहां नया सचिव ताला तोड़ने में लगा होता है। प्रहलाद वहीं खटिया बिछाकर खाना खाने लगता है और विकास से एक मोटा बांस का टुकड़ा लाने को कहता है, जिसे सुनकर नए सचिव की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। और मैटर को बिगड़ता देख नया सचिव विधायक जी के यहाँ फ़ोन करके सूचना पहुँचा देता है कि मुझे यहाँ डरा धमकाकर ज्वाइन करने नहीं दिया जा रहा है। इस पर विधायक पागल हो जाता है और कहता है कि उस प्रधान की इतनी हिम्मत, गाड़ी निकालो रे, आज सबकी पिटाई होगी। जिस पर उसका आदमी उसे बता
बताता है कि आप क्यों ऐसे छोटे मोटे लफड़े में पड़ रहे हैं, आप तो विधायक हैं और तो और आज 1 घंटे में आपकी केस की सुनवाई होने वाली है जिसके लिए आपको कोर्ट भी जाना है। तब विधायक डीएम साहिबा को फ़ोन लगाता है, कहता है कि जल्द से जल्द फुलेरा में नए सचिव का ज्वाइन करवाइए क्योंकि वहाँ पुराना प्रधान दबंगई दिखा रहा है। इसके तुरंत बाद ही डीएम साहिबा मंजू देवी को पूछताछ के लिए अपने ऑफिस बुलाती हैं। रास्ते में प्रधान जी नए सचिव से भी ऑफिस पर मिलते हैं, जहां नया सचिव उन्हें बताता है कि कैसे प्रहलाद और विकास मिलकर उसे धमकाने और मारने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर प्रधान जी कहती हैं कि मैं अभी डीएम साहिबा से मिलने जा रही हूं, उसके बाद ही आपकी ज्वाइनिंग से संबंधित कोई काम होगा। दूसरी तरफ पुराने सचिव के पास प्रधान की बेटी रिंकी का वॉइस मैसेज जाता है कि तुम्हें यहाँ वापस लाने के लिए काफ़ी बवाल मचा हुआ है। एंड फिर प्रधान जी और प्रहलाद डीएम साहिबा के सामने पेश होते हैं, जहाँ डीएम साहिबा उन्हें बताती हैं कि विधायक बहुत ही कमीना इंसान है, इसलिए मेरा निवेदन है कि आप नए सचिव को ज्वाइन करने दीजिए। लेकिन प्रहलाद कहता है कि आएंगे तो पुराने ही सचिव जी, नहीं तो नए सचिव की मैं हड्डियाँ तोड़ दूंगा। इस पर डीएम साहिबा मंजू देवी प्रधान से कहती हैं कि आप प्रहलाद को अच्छे से समझा दीजिए कि वो ऐसा न करे, जिसके बाद डीएम साहिबा निकल जाती हैं। फिर प्रधान जी समेत सभी लोग पंचायत ऑफिस पहुंचते हैं। वहां बातचीत के दौरान नया सचिव ऐंठने लगता है और कहता है कि मेरे सर पर विधायक जी का हाथ है, तुम लोग मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे। जिस पर प्रहलाद जी को गुस्सा आता है और वो विकास द्वारा लाए गए बांस से नए सचिव को पीटने ही वाला होता है कि तभी प्रधान जी के पास डीएम साहिबा का फोन आता है, जो बताती हैं कि आज विधायक जी की कोर्ट में एक केस की सुनवाई थी जिसमें वे दोषी पाए गए हैं और अब उनकी विधायकी भी खतरे में है। जिसे सुनकर प्रधान जी खुश हो जाते हैं और नए सचिव को डांटकर वहां से भगा देते हैं। ऐसा देखकर दूर खड़े भूषण और विनोद हक्के बक्के रह जाते हैं कि आखिर वहां माजरा क्या चल रहा है। एंड फिर अगले दिन रिंकी सचिव जी को फोन पर बताती है कि मुबारक हो सचिव जी, आप वापस फुलेरा आ रहे हैं। जिस पर सचिव जी खुश होकर पूछते हैं कि आखिर यह सब कैसे संभव हुआ। तब रिंकी उन्हें बताती है कि विधायक ने पड़ोसी के एक कुत्ते को जान से मार दिया और शायद मारकर उसको खा भी गया, जिसके मर्डर के आरोप में विधायक को 2 साल की जेल हो गई है। इसके बाद सचिव जी अपना बोरिया बिस्तर बांधकर फुलेरा के लिए निकल पड़ते हैं और एपिसोड 1 यहीं समाप्त हो जाता है। दूसरे एपिसोड की शुरुआत जगमोहन के घर से होती है, जिसमें जगमोहन की पत्नी, एक बेटा और उसकी माँ होती हैं। तभी अचानक जगमोहन को बाहर किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई पड़ती है, जिसे सुनकर जगमोहन बाहर निकलता है और देखता है कि प्रधान जी और उनकी पत्नी सड़क पर हुए गड्ढे में फंसने के कारण बाइक समेत गिर गए हैं। जगमोहन उनकी उठने में मदद करता है, लेकिन मंजू देवी की कमर और पैर में थोड़ी चोट लग चुकी थी। फिर सीन पंचायत ऑफिस का शिफ्ट होता है, जहां सचिव जी हैंडपंप पर नहा रहे होते हैं। तभी वहां भूषण पहुंचता है, जिससे विधायक जी कहते हैं कि तुम्हारा हथौड़ा ऑफिस में रखा हुआ है, जाकर ले लो। और हाँ, तुमसे मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, प्लीज़ मुझे यहाँ ड्यूटी करने दो। फिर सचिव जी नहाकर तैयार हो रहे होते हैं। तभी उनके दोस्त का फ़ोन आता है, जो कहता है कि तू वापस फुलेरा रिंकी के लिए गया है ना। जिस पर सचिव जी हंसते हुए कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है और फ़ोन रख देते हैं। एंड फिर सचिव जी पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि तभी वहाँ दरवाजे पर रिंकी की एंट्री होती है, जो सचिव जी को हाय हेलो बोलने के लिए आई होती है और सचिव जी को टंकी पर चलकर चाय पीने को कहती है, लेकिन कोई देख लेगा इसके डर से सचिव जी मना कर देते हैं। पर उस शाम में 7 बजे अंधेरा होने पर साथ में चाय पीने को कहते हैं। थोड़ी देर की मुलाकात के दौरान सचिव जी और रिंकी काफ़ी खुश नजर आते हैं। अगले सीन में जगमोहन की बूढ़ी माँ रोते हुए सचिव जी के ऑफिस पहुंचती है और बताती है कि मुझे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक मकान चाहिए, क्योंकि मेरे बेटे ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है और मैं पास ही के एक झोपड़ी में रहती हूँ। काफ़ी सोचने के बाद सचिव जी उन्हें घर दिलाने का वादा करते हैं और जाते हुए उन्हें एक लौकी देती हैं। और फिर प्रधान जी को फ़ोन करके ऑफिस आने के बारे में पूछते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि उनका तो एक्सीडेंट हो गया है। जिस पर वे तुरंत प्रधान जी के घर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जगमोहन के घर के पास दोनों बाइक से गिर गए हैं। इस पर सचिव जी कहते हैं कि ये जगमोहन तो वही है जिसकी माँ आज पीएम आवास के लिए मेरे ऑफिस आई थी। इस पर मंजू देवी तपाक से बोलती हैं कि उनका तो अपना पक्का मकान है, फिर उन्हें कैसे आवास मिलेगा। जिस पर प्रधान जी बताती हैं कि
सवेरे तो एक्सीडेंट के दौरान जगमोहन के घर सब कुछ ठीक था। तब सचिव जी बताते हैं कि आज ही जगमोहन ने लड़ाई करके उन्हें अपने घर से निकाल दिया है। तो प्रधान जी कहते हैं कि ये क्या बकचोदी चल रहा है, जाइए सचिव जी थोड़ा पता लगा। जाने के दौरान सचिव जी की मुलाकात विकास से होती है, जो उनसे पूछता है कि आपने प्रहलाद जी को देखा है क्या, वो आज सुबह से ही गायब हैं। जिस पर सचिव जी कहते हैं कि इस मैटर को शाम को देखा जाएगा, अभी मेरे साथ जगमोहन के घर चलो। जहाँ निरीक्षण के दौरान सचिव जी को लगता है कि बूढ़ी माँ उनसे झूठ मूठ का नाटक कर रही हैं फ्री का पीएम आवास पाने के लिए। जिस पर सचिव जी बूढ़ी माँ से उनके द्वारा दी हुई लौकी के बारे में पूछते हैं तो वो बताती हैं कि मैं तो पूरी लौकी खा चुकी हूँ, लेकिन खोजबीन के दौरान लौकी बूढ़ी माँ की झोपड़ी से नहीं बल्कि जगमोहन के घर से निकलती है। जिस पर सचिव जी जगमोहन समेत पूरे परिवार को डांटते हुए कहते हैं कि फ्रॉड करने के चक्कर में तुम सब जेल जा सकते हो। जिस पर जगमोहन सचिव जी और विकास को धमकाते हुए कहता है कि अगर हमें आवास नहीं मिला तो पूरे गांव में मैं शोर मचा दूंगा कि प्रधान जी और उनकी पत्नी अपने ही खोदे गड्ढे में फंसकर गिर गए हैं। जिस पर सचिव जी कहते हैं कि तुम्हें जो करना है करो, और वहां से निकल जाते हैं। एंड फिर सीन पंचायत ऑफिस का होता है, जहां सचिव जी प्रधान जी को सारा किस्सा सुनाते हैं। जिस पर प्रधान जी कहते हैं कि कैसे भी करके जगमोहन को आवास देना ही पड़ेगा, नहीं तो गांव में हमारी काफ़ी बेइज्जती होगी। परंतु सचिव जी मकान देने के लिए राजी नहीं होते हैं। जिस पर प्रधान जी गुस्सा होकर वहां से निकल जाते हैं। अगले दिन प्रधान जी मंजू देवी को लेकर सचिव जी को मनाने के लिए चल देते हैं, लेकिन वो चोट के कारण लंगड़ा कर चल रही होती हैं। जिस पर भूषण ताना मारता है कि ये सब इनके द्वारा किए गए पापों का ही फल है विनोद। ऑफिस में मंजू देवी सचिव जी से निवेदन करती हैं कि जगमोहन को कैसे भी करके मकान दे दीजिए। इस पर सचिव जी कहते हैं कि मैं तो मकान दे दूंगा, लेकिन अगर किसी को भनक लग गई कि जगमोहन और उसकी माँ नौटंकी कर रहे हैं पीएम आवास पाने के लिए, तो मेरी तो नौकरी ही चली जाएगी। ऊपर से भूषण अलग से ही मेरे पीछे पड़ा हुआ है। काफ़ी बातचीत के बाद निष्कर्ष निकलता है कि अगर जगमोहन अपनी माँ से लड़ाई करके उन्हें घर से बाहर निकाल दे तो कुछ हो सकता है, लेकिन जगमोहन अपनी माँ से बहुत अधिक प्रेम करता था, जिसके लिए यह सब करना आसान नहीं था। अब दिल पर पत्थर रखकर अगले दिन जगमोहन काफ़ी शोर शराबा मचाते हुए अपनी माँ को घर से निकालकर झोपड़ी में पहुंचा देता है और वहां तमाशा देखने वालों को डांट कर भगा देता है। जिसके बाद सचिव जी जगमोहन की माँ दमयंती देवी के नाम से पीएम आवास का फॉर्म भर देते हैं। जिसके बाद घड़ी पर देखते हैं तो 7:01 हुआ होता है। तब मुस्कुराते हुए वे टंकी के पास रिंकी से मिलने चले जाते हैं, जहाँ रिंकी भी आ जाती है और सचिव जी के साथ चाय पीने को कहती है। तभी टंकी के ऊपर से चप्पल गिरता है, जिसे देखकर दोनों चौंक जाते हैं। ऊपर देखने पर पता चलता है कि टंकी पर तो प्रहलाद जी हैं। तुरंत रिंकी सचिव जी से प्रहलाद को संभालने के कहकर वहां से घर के लिए चली जाती है। और जब सचिव जी प्रहलाद के पास पहुंचते हैं तो वे एकदम शराब के नशे में टुन होते हैं, जिन्हें वे नीचे उतारकर प्रधान जी और विकास को बुलाते हैं। मौके पर प्रधान जी और विकास पहुंचते हैं और तीनों लोग मिलकर प्रहलाद जी को प्रधान जी के घर में लाते हैं, जहां मंजू देवी तीनों को डांटती हैं कि अपने में तुम तीनों मगन मत रहो, प्रहलाद जी का भी ध्यान दो, कहीं इन्हें कुछ हो न जाए। और विकास टंकी पर कल एक दरवाज़ा लगा दो जिससे कि कोई ऊपर न जाने पाए। जिस पर वहां खड़े सचिव जी और रिंकी एक दूसरे को देखने लगती हैं, क्योंकि वही तो उनके मिलने की एक जगह थी। इसी के साथ एपिसोड 2 यहीं समाप्त हो जाता है। तीसरे एपिसोड की शुरुआत भूषण के दोस्त माधव से होती है, जो बकरियां चराकर शाम में घर की ओर लौट रहा होता है। तभी रास्ते में वह देखता है कि जगमोहन की पत्नी उसकी मां को खाना दे रही होती है, जबकि पूरे गांव में यह खबर फैल चुकी थी कि जगमोहन ने लड़ाई करके अपनी मां को घर से निकालकर अलग कर दिया है। फिर सीन पंचायत ऑफिस का होता है, जहां सचिव जी विकास को बता रहे होते हैं कि प्रधानमंत्री आवास की लिस्ट आ चुकी है, जिसमें फुलेरा गांव के 12 लोगों का लिस्ट में नाम आया है। जाओ इस लिस्ट को बाहर चिपका दो। एंड फिर यह लिस्ट भूषण को भी मिलती है, जो माधव और विनोद से बताता है कि इस लिस्ट में तुम लोगों का नाम नहीं है। इसमें बहुत झोल-झाल हुआ है, क्योंकि 7 लाभार्थी फुलेरा पश्चिम से हैं, जिधर प्रधान जी का घर पड़ता है, जबकि पूर्व फुलेरा से केवल 4 लाभार्थी हैं। जिस पर माधव भूषण से कहता है कि 12वां लाभार्थी कौन है। तो भूषण लिस्ट देखकर बताता है कि ये तो दमयंती देवी मतलब जगमोहन की माँ हैं। जिसे सुनकर माधव तपाक से बोलता है कि भूषण भैया, जगमोहन की माँ को आवास नहीं मिलना चाहिए और उसको दिलाने में प्रधान और सचिव का ही हाथ है, क्योंकि मैंने कल ही देखा जगमोहन की पत्नी जगमोहन की माँ को चुपके से खाना दे रही थी। वे अलग नहीं हैं, बल्कि अलग होने का दिखावा कर रहे हैं आवास पाने के लिए, जिसे
जिसे सुनकर भूषण काफ़ी गुस्सा होता है और तुरंत पंचायत ऑफिस पहुंचकर सचिव जी को सारा माजरा बताता है, जिसे सुनकर सचिव जी उसे डांट कर भगा देते हैं कि ये सब झूठ है। लेकिन भूषण यहीं नहीं रुकता है, बल्कि वो तुरंत जगमोहन के घर की ओर सच्चाई का पता लगाने के लिए चल पड़ता है। उधर सचिव जी भी तुरंत जगमोहन को फोन पर सारी कहानी बताकर मामले को संभालने के लिए अलर्ट कर देते हैं। तभी माधव, विनोद और भूषण जगमोहन के घर पहुंचते हैं। वहां जगमोहन अपनी पत्नी से लड़ाई कर रहा होता है और कहता है कि तुम्हारे मन में उनके लिए प्यार है तो तुम भी मेरे घर से निकल जाओ और उनके साथ ही रहो। जिस पर उसकी पत्नी कहती है कि उनको हल्का बुखार है, इसलिए मैं उन्हें खाना देने गई थी। अब इस दुख की घड़ी में उनका देखभाल हम लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा। जिसे सुनकर भूषण को अब भी यकीन नहीं होता है। जिस पर वो बूढ़ी माँ की झोपड़ी में जाकर उनका माथा चेक करता है तो उन्हें बिल्कुल भी बुखार नहीं होता। जिस पर वो बूढ़ी माँ से कहता है कि मैं अभी कंपाउंडर को बुलवाकर आपका इलाज करवा देता हूँ। लेकिन बूढ़ी माँ बहुत मना करती हैं क्योंकि वो तो बस झूठ मूठ का नाटक कर रही थी। लेकिन भूषण कहता है कि माँ जी, मैं भी तो आपके बेटे जैसा ही हूँ और कंपाउंडर को बुलवा देता है। जिसके पूछने पर बूढ़ी माँ बताती हैं कि मुझे अंदर से कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। जिस पर कंपाउंडर शायद उन्हें एक गैस की गोली खिला देता है। जगमोहन वहीं खड़ा असहाय होकर यह सब देखता रह जाता है क्योंकि उन्हें तो डर था कि कहीं उनकी पोल न खुल जाए। एंड फिर आधी रात को जगमोहन सचिव जी को फोन पर बताता है कि मेरी माँ की तबीयत वास्तव में बहुत खराब हो गई है, उनका पूरा शरीर तप रहा है। इसके तुरंत बाद सचिव जी प्रहलाद के साथ टेम्पो खुद चलाकर जगमोहन के घर जाते हैं क्योंकि टेम्पो का ड्राइवर और प्रहलाद जी दोनों नशे में टून होते हैं। जैसे तैसे करके जगमोहन की माँ को एक क्लिनिक में भर्ती करवाया जाता है जहाँ थोड़े ही इलाज में उनकी तबीयत ठीक हो जाती है और वो अगले दिन घर लौट जाती हैं। लेकिन घर जाकर वो जगमोहन के घर में नहीं बल्कि अपनी झोपड़ी में रहने के लिए जाती हैं क्योंकि अभी भी उन्हें पीएम आवास का लालच था। जिसे देखकर जगमोहन काफ़ी दुखी होता है और वह अपने आप को काफ़ी कोसने लगता है। फिर वो तुरंत प्रहलाद जी के पास जाता है और दुखभरी आवाज़ में कहता है कि मुझे आवास नहीं चाहिए क्योंकि अगर आवास मिल भी गया तो उसकी माँ को मरते दम तक उनसे दूर रहना पड़ेगा और अपनी माँ से अलग रहकर मैं कभी खुश नहीं रह पाऊँगा। जिसके बाद प्रहलाद जी जगमोहन की माँ को अपने घर ले आते हैं और दिखाती हैं कि ये मेरा इतना बड़ा घर है लेकिन इसमें रहने वाला कोई नहीं है। घर का रहना जरूरी नहीं है बल्कि अपनों का साथ रहना जरूरी है। ऐसा कहते हुए प्रहलाद जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि अपनों के न रहने का गम उनसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। अंत में दादी जी को समझ में आ जाता है और अगले दिन दादी सबके सामने खुशी खुशी जगमोहन के घर में रहने के लिए राजी हो जाती हैं। चूँकि जगमोहन की माँ की आवास वाली सीट खाली हो जाती है जिस जगह को पाने के लिए माधव और विनोद सचिव जी से कहते हैं। जिस पर सचिव जी कहते हैं कि इसका फैसला तो प्रधान जी ही करेंगे। और इसी के साथ यह एपिसोड 3 खत्म हो जाता है। फिर एपिसोड 4 की शुरुआत पंचायत ऑफिस में सदस्यों की बोर्ड मीटिंग से होती है जिसमें भूषण भी माधव और विनोद के साथ भाग लेता है और आरोप लगाता है कि पीएम आवास की लिस्ट में प्रधान जी ने जानबूझकर अपने लोगों का नाम डाला है अन्य लोगों की अपेक्षा। ऐसे बहुत से आरोप लगाता है जिसे सुनकर प्रधान जी काफ़ी उदास हो जाते हैं और अंत में अगले चुनाव के लिए भूषण अपनी दावेदारी भी पेश करता है। इसके बाद सचिव जी रिंकी को फ़ोन लगाते हैं तो रिंकी उन्हें बताती है कि मीटिंग का गुस्सा घर पर पिताजी और माँ उतार रहे हैं और एक दूसरे से काफ़ी लड़ रहे हैं। जिसे देखकर मेरा मन कर रहा है कि मैं पकौली बाजार घूम आऊँ, लेकिन जाऊँ तो जाऊँ कैसे। जिस पर सचिव जी उसे अपने साथ बाइक पर छोड़ने को कहते हैं और इसी बहाने वो भी बाजार घूम लेंगे। फिर रिंकी सचिव जी के साथ निकल पड़ती है। हंसते मुस्कुराते दोनों नाश्ता करने के बाद मंदिर घूमने जाते हैं और काफ़ी बातचीत करते हैं। इसमें रिंकी सचिव जी से कहती है कि मुझे MBA करना है लेकिन मैं पढ़ने में थोड़ी कमज़ोर हूँ। जिस पर सचिव जी रिंकी को मोटिवेट करते हुए कहते हैं कि तुम कर सकती हो क्योंकि सचिव जी को रिंकी से काफ़ी लगाव हो गया था। दूसरी तरफ रिंकी की बात और हाव भाव से भी यही लग रहा था कि रिंकी भी सचिव जी को चाहने लगी थी। आगे सीन भूषण के घर का होता है जहां भूषण उसकी पत्नी माधव और विनोद विधायक जी से मिलने जाने की तैयारी में होते हैं।
क्योंकि विधायक जी हाल ही में जमानत पर घर आए थे। विधायक जी के घर पहुंचकर भूषण विधायक जी से कहता है कि अगर आप सपोर्ट कर दे तो मैं फुलेरा का अगला प्रधान बनना चाहूँगा, जिसके द्वारा आप वहाँ के वर्तमान प्रधान और सचिव से अपनी बेइज्जती का बदला ले सकते हैं। जिस पर विधायक जी खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि बताओ मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। जिस पर भूषण कहता है कि केवल आप बस फुलेरा गांव की टूटी सड़क का मरम्मत करवा दीजिए, बाकी मैं सब कुछ देख लूँगा। और विधायक जी इसके लिए राजी हो जाते हैं। विधायक जी का भूषण के प्रति लगाव देखकर विनोद और माधव को लगता है कि भूषण भैया अगले प्रधान बन जाएंगे, इसलिए वे दोनों उनके सामने ही उप प्रधान पद के लिए तू मैं करने लगते हैं। लेकिन बाद में शांत होकर वे सभी वहाँ से चले जाते हैं। फिर सीन पंचायत ऑफिस का होता है, जहाँ प्रहलाद जी आकर सचिव जी और विकास से प्रधान जी का हाल चाल पूछते हैं, क्योंकि भूषण द्वारा मीटिंग में काफ़ी बेइज्जती किए जाने से प्रधान जी काफ़ी दुखी हो गए थे, लेकिन किसी को उनके बारे में कुछ पता नहीं था। फिर प्रहलाद जी पंचायत के व्हाट्सएप ग्रुप में हाय का मैसेज करते हैं, साथ ही साथ सचिव जी और विकास भी हाय लिखते हैं, जिसका मतलब यह होता है कि आज चारों मिलकर बैठक लगाने वाले हैं। फिर प्रधान जी पंचायत ऑफिस आते हैं और वहीं किनारे बैठकर प्रधान जी, सचिव, प्रहलाद और विकास दारू पीने लगते हैं। जिस दौरान प्रहलाद जी प्रधान जी से कहते हैं कि हम लोग पीएम आवास में फुलेरा पश्चिम से दमयंती सहित 8 लोगों का नाम शामिल करने से शक के दायरे में आ गए हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसमें सबसे ज़्यादा बेइज्जती तो प्रधान जी आपकी हो रही है, इसलिए मैं अगले चुनाव में हिस्सा नहीं लूँगा, नहीं तो मेरे शहीद बेटे की वजह से मेरी जो भी इज्जत बची है वो भी नीलाम हो जाएगी। तभी वहाँ से भूषण अपनी पत्नी के साथ गुजर रहा होता है, जो उन्हें बैठक करता देखकर कहता है कि प्रधान बनते ही सबसे पहले मैं यहाँ की इस बैठक व्यवस्था को बंद करवाऊंगा। और इसी के साथ चौथा एपिसोड यहीं समाप्त हो जाता है। 5वें एपिसोड की शुरुआत विनोद और माधव से होती है, जिन्हें कहीं से पता चल चुका होता है कि प्रहलाद जी अगले चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। आपको बता दें कि प्रहलाद जी वर्तमान में उप प्रधान पद पर होते हैं और वे दोनों इस खबर को भूषण के घर जाकर उसे बता देते हैं, जिसे सुनकर भूषण काफी खुश होता है और अपने खुराफाती दिमाग से एक प्लान बनाता है प्रधान जी को भरी सभा में विधायक के हाथों बेइज्जत करने का, जिसके तहत भूषण पंचायत ऑफिस में सभी सदस्यों के साथ मीटिंग करता है और कहता है कि विधायक जी फुलेरा के लोग मतलब प्रधान जी से शांति समझौता करना चाहते हैं। चूंकि प्रधान जी को यह बात रास नहीं आती, क्योंकि प्रधान जी का विधायक से कई वर्षों से तनाव चल रहा था। आगे भूषण बताता है कि विधायक जी शांति समझौते के दौरान सफेद कबूतर उड़ाएंगे। आखिर में प्रधान जी और वहां उपस्थित सभी लोग इस समझौते के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसके बाद सभी विधायक जी के स्वागत की तैयारी में लग जाते हैं। उधर विकास और सचिव जी बम बहादुर से लगभग 2000 रुपए के 2 कबूतर खरीद कर लाते हैं, लेकिन वे कबूतर सफ़ेद नहीं होते हैं। वहां बम बहादुर का अपने कबूतरों के प्रति अगाध प्रेम देखने को मिलता है। दूसरी तरफ मंजू देवी भी विधायक के खाने के लिए कटहल की सब्जी बनवा रही होती हैं। आगे सीन पंचायत ऑफिस का होता है, जहां प्रधान जी की टीम के साथ ही भूषण की टीम भी काफ़ी सजी धजी दिखाई देती है और विधायक जी के आने का इंतजार सभी लोग कर रहे होते हैं। थोड़ी ही देर में विधायक जी अपनी बेटी समेत पूरे लश्कर के साथ वहां एंट्री करते हैं और आते ही प्रधान जी की बेइज्जती करना शुरू कर देती हैं, जैसे कि वे फूलों का हार भूषण से पहनते हैं, न कि प्रधान जी से, और भोजन करने के लिए भूषण के घर जाते हैं, जिसे देखकर प्रधान जी काफ़ी दुखी होते हैं। इसके बाद विधायक जी शांति समझौता की मीटिंग के दौरान भूषण की काफ़ी तारीफ करते हैं और यह भी ऐलान करते हैं कि अगला इलेक्शन जीतते ही वो पहले फुलेरा गांव की सड़कों को बनवाएंगे। शांति समझौता पूर्ण होने के बाद कबूतर उड़ाने का सीन होता है, जहां विधायक जी न चाहते हुए भी काला कबूतर उड़ाते हैं। भूषण के साथ विधायक जी कबूतर को जोर से पकड़कर हवा में उछाल देते हैं, जिस पर कबूतर उड़ने की बजाय जमीन पर गिरकर मर जाता है। कबूतर को मरा देखकर वहां खड़ा बम बहादुर काफ़ी गुस्सा हो जाता है और विधायक को भला बुरा कहने लगता है और उन्हें हत्यारा तक कह देता है, जिस पर विधायक की टीम और गांव वालों से भिड़ंत हो जाती है, जिसमें प्रधान जी और सचिव समेत फुलेरा के सभी लोग बम बहादुर का साथ देती हैं। इस घटना से भूषण समेत विधायक जी की काफ़ी किरकिरी हो जाती है और भूषण के बनाए गए प्लान पर पूरी तरह से पानी फिर जाता है और 5वां एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। 6वें एपिसोड की शुरुआत न्यूज रिपोर्टरों से होती है, जिन्हें विधायक जी द्वारा कबूतर मारने की भनक लग चुकी होती है और वे कबूतरों के मालिक बम बहादुर का इंटरव्यू लेना चाहते हैं, जिस पर सचिव जी, प्रधान जी, प्रहलाद और विकास को समझ में आ जाता है कि
अब गेंद उनके पाले में है। जिसके बाद बम बहादुर का इंटरव्यू होता है, जहां बम बहादुर बताता है कि हाँ, विधायक जी ने मेरे कबूतरों को जान से मारा है, जो न्यूज़ काफ़ी वायरल हो जाता है और यहाँ तक कि यह खबर विधायक जी के पास भी पहुँच जाती है। जिस पर विधायक जी भूषण से कहते हैं कि कैसे भी करके तुम बम बहादुर से एक और इंटरव्यू दिलवाओ जिसमें वो मुझसे माफ़ी मांगे, चूँकि अब प्रधान जी को डर होता है कि विधायक कहीं बम बहादुर के ऊपर हमला न करवा दे, इसलिए वो बम बहादुर को पंचायत ऑफिस में ही रहने का इंतजाम करवा देती हैं। तभी विकास को फ़ोन आता है कि उसकी पत्नी को चक्कर आ गया है और वो बेहोश हो गई है, जहां उन्हें चेक करवाने पर पता चलता है कि विकास अब बाप बनने वाला है, जिसे सुनकर सभी खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ भूषण बम बहादुर को खोजते हुए पंचायत ऑफिस पहुंच जाता है, जहां ऑफिस पर तो ताला लटका होता है, लेकिन खिड़की से झांकने पर उन्हें अंदर बम बहादुर दिख जाता है, जिससे भूषण धमकाते हुए कहता है कि तुम विधायक जी से इंटरव्यू के दौरान माफ़ी मांग लो, नहीं तो विधायक जी तुम्हारी सारी बहादुरी निकाल देंगे। इसके बाद बम बहादुर प्रधान जी सहित गांव के लोगों को इकट्ठा करता है और न्यूज़ रिपोर्टरों के सामने एक और इंटरव्यू देता है और बताता है कि मुझे विधायक जी अपना बयान बदलकर माफ़ी मांगने के लिए धमका रहे हैं, लेकिन इस बार पूरा गांव मेरे सपोर्ट में है और मैं झुकूंगा नहीं। और यह न्यूज़ भी वायरल होते हुए विधायक के पास पहुंच जाती है, जिसे देखकर विधायक एकदम से तिलमिला जाता है और इसी के साथ एपिसोड 6 की यहीं पर समाप्ति हो जाती है। 7वें एपिसोड की शुरुआत प्रधान जी, सचिव जी, प्रहलाद और विकास से होती है, जो बम बहादुर से मिलने के लिए उसके घर की तरफ जा रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि विधायक जी कभी भी उसके ऊपर हमला करवा सकते हैं। जहां बम बहादुर एकदम खुश नजर आता है, माने उसे किसी बात का डर ही न हो। बम बहादुर का साथ देने से प्रधान जी पूर्वी फुलेरा में भी फेमस हो रहे थे और वहां से वे आगे बढ़ते हैं कि उन्हें गणेश और रवीना दिखाई देते हैं। यह वही गणेश होता है जो पंचायत सीजन 1 में गजब बेइज्जती हो गई यार का डायलॉग बोलता है। चूँकि गणेश का फुलेरा में ससुराल होता है, लेकिन गणेश वहाँ किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता है, क्योंकि उसकी शादी के दौरान फुलेरा के लोगों ने उसकी काफ़ी बेइज्जती की थी। दूसरी तरफ विधायक बाहर से 2 गुंडों को बुलाता है बम बहादुर की टांग तोड़वाने के लिए, जिसके बाद खेतों का सीन होता है, जहाँ बम बहादुर बीड़ी पीते हुए नजर आता है। तभी विधायक के दोनों गुंडे आकर उसे घेर लेते हैं, लेकिन बम बहादुर कैसे भी करके वहां से भाग निकलता है और सीधे पंचायत ऑफिस पहुंच जाता है। लेकिन दूसरी तरफ विधायक उन गुंडों को खूब डांटता है कि तुम लोगों से कुछ भी नहीं हो सकता। फिर सीन पंचायत ऑफिस का होता है, जहां सचिव जी बताते हैं कि विधायक के पंडित जी ने उनको सलाह दी है कि तुम कुछ दिनों के लिए जीव जंतुओं से दूर रहो, क्योंकि तुमसे न चाहते हुए भी पहले कुत्ते और फिर कबूतर की हत्या हो गई है, इसलिए विधायक जी अपना जान से प्यारा घोड़ा बेचना चाहते हैं। ऐसे में अगर वो घोड़ा फुलेरा में आ जाए तो मज़ा ही आ जाएगा, क्योंकि विधायक इसे सहन नहीं कर पाएगा। लेकिन विधायक फुलेरा के किसी आदमी को यह घोड़ा नहीं बेचेगा, जिसके लिए हमें एक बाहर के आदमी की ज़रूरत है। अभी उन्हें गणेश की याद आती है कि वो इस काम में हमारी ज़रूर सहायता करेगा, जिसके बाद प्रहलाद जी 5 लाख रुपया लाकर गणेश को दे देते हैं, जिनके साथ रवीना, रिंकी और सचिव जी भी जाते हैं। रास्ते में सचिव जी मदद करने के लिए गणेश को धन्यवाद कहते हैं और गणेश भी पुराने गिले शिकवे को भुलाकर सचिव जी से दोस्ती कर लेता है। चूँकि गणेश को सचिव जी और रिंकी की लव स्टोरी के बारे में पता था, इसलिए गणेश रवीना को आगे बुला लेता है और सचिव को रिंकी के पास पीछे भेज देता है। आगे रिंकी और सचिव जी को बाजार में छोड़कर गणेश और रवीना घोड़ा खरीदने विधायक के पास जाते हैं, जहाँ काफ़ी मोल भाव करने के बाद घोड़ा लगभग 5 लाख रुपए में गणेश को मिल जाता है। चूँकि विधायक जी अपने घोड़े को बहुत प्यार करते थे, वे इसलिए घोड़े को वे अपने से अलग करते हुए काफ़ी रोते हैं। आगे घोड़ा फुलेरा पहुंच जाता है, जिसे देखकर फुलेरा के लोग गणेश की जय जयकार करने लगते हैं। लेकिन वहां खड़ा भूषण विधायक को फ़ोन पर तुरंत सारी कहानी बता देता है कि आपके साथ धोखा हुआ है, जिस पर वे आग बबूला होकर बंदूक लेकर अपनी टीम के साथ फुलेरा में खून बहाने के लिए निकल पड़ते हैं, जहां फुलेरा के लोग भी विधायक का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। विधायक के पहुंचते ही वहां काफ़ी बवाल होने लगता है, जिसकी खबर डीएम साहिबा को पता चलता है तो वे अपने ऑफिसर्स को वहां की स्थिति कंट्रोल करने के लिए भेजती हैं, लेकिन कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं होता है। एक तरफ विधायक जी को किसी भी हाल में घोड़ा लेना था, जबकि दूसरी तरफ फुलेरा के लोग घोड़ा वापस करने में अपना अपमान महसूस कर रहे थे। दोनों टीमें एक दूसरे के ऊपर बंदूक ताने खड़ी थी। तभी डीएम साहिबा विधायक को फ़ोन करती हैं और वो विधायक की बात
बात किसी सांसद से करवाती हैं, जिसके बाद विधायक जी वहाँ से बैरंग वापस लौट जाते हैं। विधायक के खिलाफ इस जीत पर फुलेरा के लोग काफ़ी खुश होती हैं। फिर सीन 15 दिन बाद का दिखाया जाता है, जहाँ प्रधान जी, प्रहलाद और विकास सचिव जी को बस पकड़ाने जा रही होते हैं, क्योंकि सचिव जी का बनारस में एक एग्ज़ाम देना था। रास्ते में भूषण उन्हें देखकर पता नहीं किसको फ़ोन करता है। थोड़ी देर बाद बस के आते ही जैसे ही सचिव जी को लोग बस पर चढ़ाने वाले होते हैं कि मुंह को बांधे दो लोग बाइक से आकर उनके ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। जैसे तैसे वे सभी अपनी जान बचाकर सचिव जी को बस में चढ़ा देते हैं, लेकिन वो बाइक सवार बदमाश प्रधान जी, विकास और प्रहलाद के पीछे पड़ जाते हैं और उन्हें आगे जाकर घेर लेते हैं। फिर उनमें से एक बदमाश पूछता है कि तुम में से प्रधान कौन है, और प्रधान जी के बोलते ही उन्हें गोली मारकर 9-11 हो जाते हैं। जिसके बाद रात में सचिव जी अपना एग्ज़ाम देकर तुरंत हॉस्पिटल जाते हैं, जहां पता चलता है कि प्रधान जी को कंधे में गोली लगी है और वे अब खतरे से बाहर हैं। लेकिन सचिव जी को काफ़ी गुस्सा आता है और वे बाहर निकलते ही विधायक से कहते हैं कि तुमने प्रधान जी के ऊपर गोली क्यों चलवाई। जिस पर विधायक कहता है कि अगर मैंने गोली चलवाई होती तो आज प्रधान जी जिंदा नहीं होते। काफ़ी गर्मा गर्मी के बीच भूषण भी प्रधान जी के खिलाफ उल्टी सीधी बातें करने लगता है, जिस पर सचिव जी को गुस्सा आ जाता है और वो भूषण को एक जोरदार थप्पड़ जड़ देते हैं। जिसके बाद दोनों गुटों में मारपीट शुरू हो जाती है और अंत में दोनों पक्षों को जेल हो जाती है और वे सभी लोग जेल में बैठकर टीवी पर देखते हैं कि डीएम साहिबा अगले इलेक्शन का अनाउंसमेंट करती हैं, जिसे प्रधान जी भी देख रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें अब होश आ चुका था। लेकिन सबसे ज़रूरी यह बात है कि प्रधान जी को आखिर गोली किसने मारी होगी, यह अब भी पहेली बना हुआ था। इसी के साथ पंचायत सीजन 3 समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।